हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉजिक तक में। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एलसीएम और एचसीएफ बताए थे और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण, रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो वीडियो के एंड तक देखिए। और पिछली वीडियो में जिस तरह का आपने मुझे अपना प्यार और रिस्पांस दिया, इस वीडियो में अपना एक लाइक और सब्सक्राइब करके रिस्पांस जरूर दीजिएगा। तो देखिए, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। देखिए, तो बात करते हैं द्विघात समीकरण का किसे कहते हैं, और वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा। देखिए, बात आती है रैखिक 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 तथा द्विघात समीकरण। ठीक, समझिए, रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण दो चीज होते हैं। रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, देखिए समझिए, रैखिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, ठीक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक पद अचर हो। चर और अचर तो समझते हैं। अचर का मतलब होता है जो कांस्टेंट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमारा अचर होता है। कांस्टेंट का मतलब ए बी सी डी। समझिए, इसको अच्छे से मैं एग्जांपल में समझाता हूँ क्या कैसे होता है। जिस तरह हम लिख देते हैं x, एक अचर है, = 0 लिख देते हैं। ये क्या हमारा अचर है, ये एक क्या है, चर राशि है। क्या है? चर राशि है। लिख देते हैं आगे 2, मार्कर नहीं चल रहा है, 2x + 5 = 0। तो रैखिक समीकरण में कोई घात नहीं रहती है। पहली बात, जो चर राशि होती है, जिस तरह x y z, जिसमें x है, इस पर कोई घात नहीं है, इसमें कोई घात नहीं रहती है। ऊपर से घात का मतलब यहाँ स्क्वायर, 3 घात 4 घात नहीं रहती है। और दूसरी बात कि देखिए, ये एक चर रैखिक समीकरण क्या है, इसमें एक चर है x। अगर इसी को लिख देंगे 2y + 5 = 0, तो वही बोले कि x y z ये सब सिंपल से है कि ये चर होता है। एक चर रैखिक समीकरण, समझ रहे हैं? तो चर का मतलब ये होता है कि अगर y का मान, मान लीजिए इस समीकरण में समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, अगर y का मान हम 1 रखते हैं, y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा हमारा। अगर y का मान हम 2 रखते हैं तो इसका मान हरदम क्या होता है, बदलता रहता है। अगर 2 रखेंगे y के स्थान पर तो लिखेंगे 2 × 2 + 5 = 9 हो जाएगा। और इसी तरह y के स्थान पर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो उसका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इसे हम कहते हैं क्या, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण देखिए, एक चर रैखिक समीकरण। अब दो चर समझिए, जिस तरह 2x + 5y = 6, ये समीकरण नंबर 1 इस तरह से पूछा, पढ़े होंगे। तो इसमें दो चर है, ये जो सामने है 2 और ये जो सामने दिया है ये 5 और ये 2, समझ रहे हैं? ये होता है हमारा कांस्टेंट, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। और जो ये x और y होता है, ये चर राशि होती है, समझ रहे हैं? इसका मान हरदम परिवर्तित होता रहता है। अगर x के स्थान पर 1 रखिए और y के स्थान पर भी 1 रखिए तो इस समीकरण का मान कुछ और रहेगा। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ y का मान 3 रखें तो इसका मान क्या होगा, कुछ और होगा। तो ऐसे इसमें देखिए, x एक पद और दूसरा पद है हमारा y, समझ रहे हैं? ये दूसरा पद y। तो इसमें दो चर है, इसलिए क्या कहते हैं, दो चर रैखिक समीकरण। इसे दो चर रैखिक समीकरण, और उस पर देखिए एक ही चर दिया हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं एक चर रैखिक समीकरण। समझ रहे हैं? देखिए, अब बात आती है द्विघात समीकरण की। देखिए, नाम से ही पता चलता है द्विघात मतलब कोई इस तरीके से समीकरण दिया हुआ है,
इस तरह से कोई समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। जिस समीकरण में का अधिकतम घात 2 हो, क्या हो, अधिकतम घात 2 हो। जिस तरह ये कोई समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है और इसका अधिकतम घात क्या है 2 यहाँ दिया है x के ऊपर, तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात इक्वेशन। समझ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब समझिए, अब अपने हम टॉपिक पे आते हैं। अगर हम लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये कोई द्विघात समीकरण है, रैखिक समीकरण है तो नहीं। क्यों? समीकरण देखिए, समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें दो पक्ष हो, एक पक्ष बाएं पक्ष, दाएं पक्ष राइट पक्ष। ये बायां पक्ष और ये इधर अगर इक्वल टू करके 0 कर दें तो ये क्या होगा, दायां पक्ष। जिसमें दो पक्ष होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। एक पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष क्या है 0, जिसमें इक्वल टू 0 या फिर 0 कुछ मान देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण आप तो समझ चुके हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण, एक रैखिक और द्विरैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण में जिसका अधिकतम घात 2 हो। जिस तरह से हम लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, इसका इस समीकरण में अधिकतम घात 2 है हमारा। समझ रहे हैं, इसमें क्या है, 2 अधिकतम घात दिया है। ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण। देखिए अब आगे बात करते हैं, इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। बात अब इसकी आती है, a b c, आखिर ये चीज है क्या, तो नोट कर लीजिए। a हमारा एक अचर पद है, कांस्टेंट है, b भी हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है, और c भी हमारा अचर पद है और कांस्टेंट है। अचर पद का मतलब, अचर का मतलब होता है कि ये कभी मान बदलता नहीं है। क्या होता है, बदलता नहीं है। अचर पद में हमारा मान बदलता नहीं है। तो a b c इसमें क्या है, अचर पद है, इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। अचर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। समझ रहे हैं, अचर पद। और ये जो x क्या है, ये जो x² लिखा है और यहाँ x लिखा है, आखिर x है क्या चीज, तो x देखिए, x हमारा एक चर पद है। अगर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो इस समीकरण का मान कुछ और आएगा, 2 रखेंगे तो इस समीकरण का मान कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो इस समीकरण का मान कुछ और आएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि x का मान अगर हम कुछ रख रहे हैं तो इसके मान में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, अचर, सॉरी चर पद है, और ये हमारा ABC अचर पद है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात आती है कि x² और x की। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि होती है। कौन कौन सी विधि, नंबर 1 पर बात आती है, इसके 2 मूल होते हैं। समझिए पहले ये बात, इसकी मूलों की संख्या 2 होती है। मूलों की संख्या कितनी, मूलों का मतलब उत्तर, आंसर जिसे हम कहते हैं। मूलों का मतलब रूट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। रूट्स मतलब क्या होता है, मूल। समझ रहे हैं, तो इसकी 2 मूल होंगे। क्यों 2 मूल है, तो किसी भी समीकरण में अगर मूलों की संख्या आपको जानने की कितने मूल होंगे, तो इसका सबसे अधिकतम घात जो होता है, ये 2 है, सबसे अधिकतम घात उतना ही हमारा मूलों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 है, तो 2 मतलब इसके कितने मूल होंगे, 2। समझ रहे हैं, अगर इसका घात अगर 3 कर दिया जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन इसके मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से देखिए इक्वेशन को, समीकरण को हल करने के लिए, जैसे यहाँ कुछ समीकरण हम लिख देते हैं कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इस तरीके से। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है फैक्टर विधि। क्या नाम है, फैक्टर मेथड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य विधि। देखिए सबसे बात आती है श्रीधराचार्य आखिर ये है क्या। देखिए श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ ऐसे इक्वेशन होते थे, समीकरण होते थे, द्विघात समीकरण, जिसको हल करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो वो एक गणितज्ञ थे और उन्होंने पता लगाया कि इसको अगर गुणनखंड विधि के द्वारा अगर ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है इसको आंसर हल करने में, मूलों की संख्या निकालने में, मूल निकालने में, तो आप उस इक्वेशन को श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ समीकरण होते हैं जिनका मान नहीं निकल पाता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीधराचार्य विधि, उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया। और तीसरा स्टेप आता है थ्री स्टेप मेथड। ये 3 स्टेप में इसका आंसर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 3 स्टेप मेथड। समझ रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए 3 विधियां हैं, और देखिए तीनों विधियों को हम पारीपरा से बताएंगे और समझिएगा पारीपरा से। इसमें लिखा हुआ है x² + 5x + 6 = 0। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर विधि या गुणनखंड विधि कर सकते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इसी इक्वेशन को हल करेंगे, गुणनखंड विधि। समझ रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, ये जो 6 है लास्ट वाला सी पद जो है, ये सी 6, इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना होता है जिसको जोड़ने पर ये वाली संख्या x के जो सामने संख्या रहती है वो आ जाए। सी वाले जो ये लास्ट वाला पद है इसको तोड़ना रहता है 2 ऐसे भागों में, जिस जो x के सामने जो संख्या है वही आ जाए। जोड़ने या घटाने पर इस तरीके से इसको क्या रहता है, तोड़ना रहता है। तो हम देखेंगे 6 का खंड क्या हो जाएगा 2, और 6 का खंड 3, 2 3 या 6। इस तरीके से 3 और 2 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो लिखेंगे x² + 3 और +2 कोष्टक में लिख देंगे x, फिर लिखेंगे 6 = 0, फिर लिखेंगे x² + ये x का अंदर में इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3x + 2x + 6 = 0। अब लिखेंगे x कॉमन कर लेंगे। देखिए इसमें x कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें x कॉमन कर लेते x + 3, और इसमें 2 कॉमन मिल रहा है +2, तो कॉमन कर लेंगे तो x + 3। अब x + 2 एक कोष्टक में हो जाएगा और एक कोष्टक में लिख देंगे कि x + 3, तो x बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा -3। तो x बराबर क्या, -2 और -3, इसके 2 गुण आ जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा और सीखा कि इसको देखिए ये आती है हमारा क्या, गुणनखंड विधि, जिसके 2 मूल आते हैं -2 और -3। अगर आपको आंसर की जांच करना है कि क्या हमारा मूल सही आया है या गलत आया है, तो इसके लिए बहुत ही कई बार हमने कई वीडियो में बताया है कि x के स्थान पर -2 रख दीजिए या -3 रख दीजिए। आइए आंसर की जांच करते हैं। इधर आंसर की जांच लिखा है x² + 5x + 6 = 0। x के स्थान पर अगर -2 रख देते हैं, -2 का स्क्वायर + 5 गुणे कोष्टक में -2 + 6 = 0। 2 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो हो जाएगा 4 प्लस, और इसका गुणा करेंगे 5 दूना के 10, तो क्या होगा, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस -5 दूना के 10 और +6 = 0। देख रहे हैं 6 4 10 और 10 0, ये दाहिने पक्ष के बराबर है, इसलिए हमारा क्या इक्वेशन, मूलों की संख्या सही है, मूल हमारे सही है। देखिए अगर अब इसी विधि को देखिए, हम अब इसी सवाल को श्रीधराचार्य की विधि से लगाएंगे। देखिए श्रीधराचार्य विधि में होता है, उसका फार्मूला उन्होंने एक दिया था, कौन,
धारा अचार है, धारा चार है। अपने एक फार्मूला दिया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। क्या है 2a। यहाँ माइनस बी क्या है, ये होता है हमारा x के सामने वाला b होता है, ऊपर लिखे भी हैं ये b ये c और ये इसके सामने अगर कुछ नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। समझ रहे हैं, एक हम क्या करते हैं मान लेते हैं। ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब सर आता है क्वेश्चन कि ये प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं ऐसे कि प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए प्लस माइनस का एक ही लॉजिक है कि इसको देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होता है, तो एक प्लस के साथ ले लेंगे और दूसरी माइनस के साथ ले लेंगे और उसी पर अमल करेंगे और देखेंगे, इसलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। देखिए अब लिखेंगे हम माइनस, p का मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में 5, b का मतलब 5, फिर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 गुणे ये क्या ऐसा 1 है और 6 सी हमारा क्या है 6 है बटा 2 गुणे ये हमारा 1 है। समझ रहे हैं, इसको देखिए आगे लिख लेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 6 चौके 24 अंदर गुना कर देंगे तो 25 में से 24 घट जाएगा तो 1 बटा 2। ठीक, देखिए नेक्स्ट स्टेप में -5 अगर प्लस के साथ ले लेंगे तो बटा 2 आ जाएगा, -4/2 बराबर -2 और दूसरा आ जाएगा -5 -1/3 माइनस के साथ ले लेंगे तो क्या आएगा -6/2 -6/2 बराबर -3। इस तरीके से दो मूल हमें क्या मिल रहा है -2 और -3। इस तरीके से दो मूल हमारे प्राप्त हो गए। श्रेधाचार्य ये होता है श्रेधारा आचार्य विधि। और देखिए तीसरा स्टेप आता है 3 स्टेप मेथड। 3 स्टेप मेथड में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या करते हैं, जो पहला स्टेप आता है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ए गुणे सी, यहाँ ए 1 है और सी 6 है तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 6 बराबर 6। समझ रहे हैं, 6 हो गया। और दूसरी स्टेप ये आती है स्टेप सेकंड में आती है कि 6 का तोड़ना होता है 2 ऐसे भागों में। 6 का क्या होता है 2 ऐसे भागों में तोड़ना होता है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। सिर्फ जोड़ने पर ही नहीं, घटाने पर भी, जोड़ने या घटाने, जोड़ने अथवा घटाने, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो 6 का जब हम करेंगे इस तरीके से तो एक खंड 2 है और दूसरा खंड 3 है। समझ रहे हैं। अब बात आती है कि इसके दो मूल 2 और 3, 2 और 3। समझ रहे हैं। अब देखिए आपने देखा था कि -2 और -3 आ रहा था, तो समझिए अगर C के सामने, अगर ये C के सामने जो लिखा है प्लस, अगर प्लस है तो इसका मतलब अगर जो हमारे दो मूलों की संख्या आती है या तो प्लस प्लस आ जाएगा या माइनस माइनस आ जाएगा। क्या होगा, और तो प्लस दोनों मूल प्लस होंगे या दोनों मूल माइनस होंगे। अब निर्धारित करती है इस वाले पे, x के सामने जो कोफिशिएंट रहता है b के सामने माइनस या प्लस, अगर ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस आएगा। समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए +5 है और यहाँ +6 है। +6 का मतलब आप समझ सकते हैं क्या होगा कि या तो वह प्लस प्लस रहा होगा या माइनस माइनस रहा होगा। दोनों हमारे जो मूल आते हैं या तो प्लस प्लस में आएंगे या माइनस माइनस में आएंगे। अब बात आती है वो प्लस में रहेंगे कि माइनस में रहेगा। तो देखेंगे कि x के सामने जो 5 है वो प्लस का चिन्ह दिया है, मतलब अगर प्लस है तो हमने क्या बताया उसके वो दोनों मूल ऋणात्मक रहेंगे,
अगर इसके सामने प्लस है तो दोनों में माइनस रहेगा, अगर ये प्लस के स्थान पर माइनस है दोनों मूल प्लस में रहेंगे। यहाँ मूल प्लस में, इसलिए दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक में हो जाएंगे। ये होता है हमारा 3 स्टेप विधि, 3 स्टेप मेथड विधि। अगर मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और तीनों टाइप समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं श्रीधर आचार्य विधि में गुणनखंड विधि, और ये आता है 3 स्टेप मेथड विधि। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसको पूरा विधिवत से पूरा अच्छे तरीके से कम सॉल्व करेंगे और अल्फा बीटा मूलों का संख्या, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल बहुत से सीखेंगे। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।